नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों ने दुनिया में देश का नाम किया खराब। कहा कि मोदी सरकार सोलर पावर और एलईडी बल्ब की बात करती है तो घमंडिया गठबंधन वाले बिहार में जलाना चाहते हैं लालटेन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। अनंतनाग राजौरी सीट से जफर इकबाल मनहास तो श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में पड़ी दरार। कश्मीर संभाग में कांग्रेस के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जल्द दिल्ली से घोषणा होने की उम्मीद। 1987 के चुनाव में धांधली के लिए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ हो मामला दर्ज। सज्जाद लोन ने कहा, कश्मीरियों के प्रति विश्वास बहाली का होगा बड़ा कदम। कहा, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से हो रहे खून खराबे का बड़ा कारण है 1987 के चुनाव में धांधली। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पर जोरदार हमला किया। बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद बिहार को न्याय नहीं मिल पाया है। मोदी ने कहा कि आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया। वहीं एनडीए की सरकार का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण और खुशहाल बिहार का निर्माण। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार सोलर पावर और एलईडी बल्ब की बात करती है तो घमंडिया गठबंधन वाले बिहार में लालटेन की लो जलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार के गौरव का अपमान किया। इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। कुछ समय पहले एनडीए सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया तो आरजेडी और कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? साथियों, ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने बड़ी लड़ाई का विरोध कर रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। क्यों? कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है। चुन चुन करके इनको साफ करना है। करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको मेरा एक और काम करना है, घर घर जाकर लोगों को बताएं मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है।
लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को आज लगा एक और झटका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। कहा, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से हूं आहत। खरगे को लिखे पत्र में गौरव वल्लभ ने लिखा कि मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज और परेशान किया। भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। भाजपा में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने कहा कि मेरा मानना हमेशा से ये था कि भगवान राम का मंदिर बने और कांग्रेस को उसका न्योता मिले, लेकिन कांग्रेस ने जब कहा कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, और मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं सनातन के खिलाफ कुछ भी बोलूं। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा, और मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है। इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया, पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आधार बनाकर देश को आगे ले जाने की, जो डेवलप्ड नेशन बनाने की जो मोदी जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए जो भी मेरे से योगदान होगा वो मैं पूर्ण रूप से दूंगा। इससे ज्यादा मैं आज आपसे कुछ नहीं। अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के एक दिन बाद पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर किया पलटवार और कहा कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए कार्यवाही की है। संजय निरुपम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी को A4 साइज का पेपर बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक जंग लगी पार्टी है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस को पार्टी के अंदर बैठे भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार देर रात संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से किया था निष्कासित। पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता।
और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है। संगठन लगातार पूरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला पर अभिनेता, राजनेता और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। भाजपा ने बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर अपनी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ नीच कामुक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा की। अमित मालवीय ने रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणियों को साझा करते हुए कहा, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो स्त्री द्वेषी है और महिलाओं से घृणा करती है। अमित मालवीय ने लिखा कि ये टिप्पणी न केवल हेमा मालिनी बल्कि सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। हालांकि इसका पता नहीं चल सका है कि ये वीडियो कब का है। MLA MP क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आज अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष दिलावर मीर ने कहा कि अपनी पार्टी ने अनंतनाग राजौरी सीट से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर लोकसभा सीट से मोहम्मद अशरफ मीर को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं अगर बात श्रीनगर लोकसभा सीट की करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने कश्मीर संभाग की इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। काफी देर से आप इस इंतजार में थे कि अपनी पार्टी से कोई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है उम्मीदवारों के हवाले से। आज हमने फैसला दिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का हम ऐलान करें। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला दिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपने संबंध छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कश्मीर संभाग में कांग्रेस के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि कुछ दिनों में इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी और जल्द इसकी दिल्ली से घोषणा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गुपकार गठबंधन और इंडिया गठबंधन में शामिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बने मतभेद के बाद ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की बयानबाजी के चलते दोनों क्षेत्रीय दलों में दरार पड़ी है, जिसका सीधा असर आगामी लोकसभा चुनावों पर भी होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा,
लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो हैं कैंपेन कर रहे हैं। कल खटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहाँ जहाँ कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 1987 के चुनावी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो ये कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ा विश्वास बहाली का कदम होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 1987 के चुनावों में धांधली कश्मीर में पिछले 3 दशकों से अधिक समय से हो रहे खून खराबे का बड़ा कारण है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ा विश्वास बहाली का कदम फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ FIR दर्ज करना होगा जिन्होंने 1987 के चुनाव में धांधली की थी। उन्होंने पूछा कि आखिर 1 लाख लोग मर गए, क्या वे इंसान नहीं थे? क्या उन जिंदगियों का कोई महत्व नहीं है? लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों पर संसद में कश्मीरियों के दर्द और पीड़ा को उजागर करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब भी वह हंस रहे थे। लेकिन अब जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप भी सवाल नहीं करते हैं। मैंने इतनी बार देखा ना, आप 87 का पूछने देंगे। एक चीज बताओ, जहां तक 87 का सवाल है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट CBM फोर्स कश्मीरी सूची की एक FIR लॉन्च हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रेगिंग। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप, an army of orphans, an army of widows, and no accountability. वो इंसान नहीं थे क्या? माँ के पेट से जन्मे नहीं थे क्या? तुम ऐसा कहने पड़े? Don't they matter? Don't those lives matter? Why isn't anybody asking about this? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों नहीं उससे पूछते हो कि 87 का क्या हुआ? Why did violence erupt after 87? श्री कैल्क ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने प्रसिद्ध शिक्षाविद और मीडिया कर्मी शरद चंद्र शर्मा को ट्रस्ट का प्रवक्ता नियुक्त किया है। वेयरहाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री कैल्क ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री, ट्रस्टियों और सदस्यों ने शरद चंद्र शर्मा के नाम का ऐलान किया। इस अवसर पर महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि ट्रस्ट के प्रवक्ता के रूप में प्रोफेसर शरद के शामिल होने से ट्रस्ट की गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा, वहीं समाज और ट्रस्ट की गतिविधियों के बीच बेहतर संचार भी होगा। हम सभी में है, उसका भी प्रतिनिधित्व महंत जी करते रहते हैं। तो डुग्गर की और हमारी अपनी जो प्राचीन भारतीय परंपराओं की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्हें हम आज के समाज के आगे ला सकें, आज के विश्व के आगे ला सकें, खासतौर पर तब जब विश्व हमारी ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो ये एक रिसर्जेंट इंडिया का समय, और ऐसे में हम अपनी बात को ठीक तरीके से कह पाए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी वो शक्ति बख्शे कि मैं इस दायित्व को ठीक तरीके से निभा सकूं और इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के तुलैल में 2019 की बर्फबारी में क्षतिग्रस्त हुई हाई स्कूल की इमारत आज भी मरम्मत का इंतजार कर रही है। बरनोई तुलैल में साल 2019 की बर्फबारी में हाई स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी और शिक्षा विभाग 5 साल बाद भी इस इमारत की मरम्मत करने में विफल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने क्षतिग्रस्त हुई स्कूल इमारत की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगाई पर कुछ नहीं हुआ और उनके बच्चे पिछले 5 सालों से शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए एक किराए के कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले पर संज्ञान लेकर
हाई स्कूल की क्षतिग्रस्त हुई इमारत की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। हमारी बिल्डिंग नहीं बनती है और गवर्नमेंट को हम बार बार कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग बना दीजिए, मगर गवर्नमेंट कैसे मस नहीं हो रही है। हम डीसी बांडीपोरा, सीओ बांडीपोरा, ZDO गुरेज, SDM गुरेज से अपील करते हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी में हमारे जो बच्चे हैं इस कमरे में 5 क्लासेस ले चुके हैं। मास्टर बिल्कुल बेचारे परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल हमारी जो आवाम है बिल्कुल परेशान है। पिछले 5 साल से हम कहते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इनकी वो बिल्डिंग के बगैर पढ़ते हैं, एक रिहाइश पजीर मकान में वो पढ़ रहे हैं। इसलिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्डिंग बना दी जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th One इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।